नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश की समस्याओं की चर्चा के लिए हमारे जाने-पहचाने ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम सहयोग करके एक सशक्त राष्ट्रवादी इकोसिस्टम बनाने में सहयोग करें। तो स्वागत है आपका ओंकार जी और धीरेन्द्र जी और बहुत आरंभ करूं धन्यवाद। ओंकार जी से कि साहब क्या बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, वो अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत नहीं करते हैं क्या? ट्वीट ही खेलते हैं। आपका सवाल वाजिब है संजय जी, लेकिन इसका उलट करके भी अगर देखें तो इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं और खाली 1, 2 या 3 के द्वारा नहीं, अब तो कई लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो क्या वो लोग पार्टी से किसी तरह की राय मशवरा नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये भी हमको बात इस सही तरह के है। इस तरह के बयान देने हैं कि नहीं देने हैं? इसमें तो इसमें एक और भी बात हो सकती है कि क्या पार्टी में अलग-अलग जो पावर सेंटर्स हैं वहां से अलग-अलग सिग्नल आ रहे हैं। बिल्कुल, ये और भी वैलिड क्वेश्चन है और इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग, आप दर्शक सब इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि पार्लियामेंट में जब भी कोई बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही होती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ताओं की सूची बनाई जाती है कि इस विषय पर किस किस को बोलना है, तो संवेदनशील मामलों पर दुबे साहब का नाम जरूर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जिस तरीके से ये और अनुराग ठाकुर दोनों गांधी परिवार को रेलते हैं, वैसा हमला किसी और की तरफ से नहीं होता है। और निशिकांत दुबे इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि बहुत तैयारी के साथ आते हैं, बहुत तथ्यों के साथ आते हैं। जो नियमावली बनी हुई है संसद, दोनों सदन चलाने की, उन नियमावली से भी ये परिचित हैं अच्छे से, उन पर भी ये कई बार तो इनको कंठस्थ होते हैं वो सब चीजें। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत तेज तर्रार सांसदों में से एक हैं। नंबर 2, ये उन सांसदों में से भी नहीं है संजय जी जो 2014 की नरेंद्र मोदी की आंधी में चुन करके आए हों, बल्कि 2009 में ये पहली बार चुने गए थे जब आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसका एक तरीके से भट्टा बैठ गया था। 115 या 117 सीटें ही आई थी और कांग्रेस को 205-6 सीटें मिल गई थी। यानी कांग्रेस की हवा ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की बनिस्पत, और उसमें भी निशिकांत दुबे पहली बार चुन करके आए थे पार्लियामेंट में। फिर 2014, फिर 2019, फिर 2024। अब ये जो प्रकरण है, ये इतना संवेदनशील प्रकरण है और जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं, जिस तरह के निर्णय हुए हैं, तमिलनाडु के विधेयकों को लेकर के भी, राज्यपालों की भूमिका को लेकर के, राष्ट्रपति को जिस तरीके से निर्देशित कर दिया गया कि आप भी 3 महीने से ज्यादा विधेयकों को विचार के लिए अपने पास नहीं रख सकते या नहीं रख सकती, और 3 महीने से ज्यादा समय लग रहा है तो आपको कारण बताना होगा। शुरुआत तो साहब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने की थी। ये निशिकांत हो या दिनेश शर्मा हो या मनन मिश्रा हो, अब तो 1-2 और भी जुड़ गए हैं, इन सब की प्रतिक्रिया तो बाद में आई है। तो उपराष्ट्रपति अगर कोई लाइन ले रहे हैं, और बड़े वैलिड क्वेश्चंस उन्होंने उठाए थे, भाई एक जस्टिस के यहां से नोटों का जला हुआ ढेर मिल रहा है, उस पर एफआईआर तक नहीं है,
और उस पर लीपापोती करने के लिए, रेता डालने के लिए आपने अंदरूनी एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर किसने दे दी कि वो जांच कराए? सुप्रीम कोर्ट तो कोई जांच एजेंसी है नहीं कि वो अपने बंदों को खड़ा करके और जांच करा देगी। तो जो जो पॉइंट उठाए थे धनखड़ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद बन रही है और जो नियोक्ता है उसको दिशा निर्देश दे रही है, राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे रही है, बहुत वैलिड सवाल थे। उनको निशिकांत दुबे ने ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम अगर सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के देखें तो वहां पता लगता है ना कि मानस क्या है आज की तारीख में देश की जनता का, वो उसकी तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये भी सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा बगल रख करके सोचें तो ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, इसको कितना बड़ा जन समर्थन मिला है, जिस पर सीजेआई ने और की बेंच ने तरह सवाल पूछने शुरू कर दिए सॉलिसिटर जनरल से। यहां तक पूछना शुरू कर दिया कि साहब, हिंदुओं के लिए जो संस्थान बने हुए हैं, बोर्ड बने हुए हैं, क्या उनमें गैर हिंदुओं को आप स्वीकार करेंगे? ये बिल्कुल एकदम शुरुआती उसमें आप इस तरह के जब सवाल खड़े करने शुरू करते हैं, और ये जो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, इसने जो पहले दिन की सुनवाई खत्म होने के बाद हवा बना दी कि साहब अंतरिम आदेश आएगा, स्टे होगा। और अतीत में चूंकि आप स्टे कर चुके हैं, 3 कृषि कानूनों को पेंडिंग डाल दिया आपने, और 2015 में जो न्यायिक सुधारों के लिए सरकार कानून लेकर के आई थी उसको तो आपने बिल्कुल खारिज ही कर दिया, सुना ही नहीं किसी की। तो उससे एक ये हवा बनाई गई इकोसिस्टम के द्वारा कि जैसे इसको भी स्टे कर दिया जाएगा, ये भी जमीन पर उतर नहीं पाएगा। तो इन सारे जितने भी ये घटनाक्रम हुए हैं, उसमें निशिकांत दुबे के मुंह से जो चीजें निकली हैं, उससे बस मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, बाकी सारी चीजों का उनको समर्थन है। उन्होंने कहा कि साहब, सीजेआई देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इन शब्दों को ठीक तरीके से भी आप कह सकते थे, या घुमा फिरा करके भी कह सकते थे। कोई भी संवैधानिक संस्था हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, चुनाव आयोग हो, जो भी हैं, उनके प्रमुखों को आप इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं कह सकते कि वो गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हाँ, आप उनको दूसरे तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनके फैसलों पर, उनकी टिप्पणियों पर उनको घेर सकते हैं। एक बहुत तरीके से मनन मिश्रा ने जो कहा कि भाई मणिपुर पर तो आप तुरंत स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और पश्चिम बंगाल पर आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। बात वही है, लेकिन ये जरा सलीके से कही गई है। जी जी, धीरेन्द्र जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं। हाय, इस कैद को जेल व जंजीर की दरकार नहीं। इसी के साथ निशिकांत दुबे ने जो ये कहा है, ये जो जवाब है, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लड़ाई तो लंबी है। दरअसल अगर हम मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ कि वो जो जंजीर वाली बात है, वो जंजीर वाली बात किसके लिए कही गई है? स्वयं के लिए या नड्डा जी के लिए? मुझे लगता है कि वो, आपको मालूम ही है कि नड्डा जी ज्यादा दिन तक अब कच्ची जंजीर लिख देते तो ज्यादा अच्छा था। उन्होंने जंजीर कच्ची या पक्की नहीं लिखी, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत सारी चीजें, जानते हैं संजय जी, आज से लगभग 10-15 साल पहले मैंने एक आर्टिकल इसी पे लिखा था कि हिंदुस्तान की एकमात्र इमारत ऐसी है जहां जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारा जो है हिंदुस्तान गूंगा हो जाता है और बहरा हो जाता है, क्योंकि ना तो उसकी आवाज अंदर सुनाई जाती ना सुनी जाती।
मतलब हिंदुस्तान की कोई भी लैंग्वेज उस बिल्डिंग के अंदर स्वीकार्य नहीं है। ये उस बिल्डिंग के वक्त लिखा था कि आज नहीं तो कल लोगों को इस सब में, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, हालांकि इसी का आपको याद होगा उर्दू पर इन्होंने जो कहा वो भी सब है। तो ये एक आध घटना नहीं होती कि जिससे कि कोई एमपी इस लेवल तक आ जाए। बहुत सारे एमपी आ गए, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जो अभी सर बता भी रहे थे, अगर हम देखें सोशल मीडिया पर एक दो बाढ़ है। और कई बार ये सोचते हैं खुद, मैं कई बार चूंकि इतने लंबे समय से, सर तो खैर बहुत मुझसे भी ज्यादा लंबे समय तक है, लेकिन इतने लंबे समय से जर्नलिज्म में होने के बाद हम लोगों को कई बार ये फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई कमी कर रहे हो, कोई चीज भूल रहे हो, लिहाजा हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब जनता जनसाधारण इन तमाम चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके इसी कोर्ट में एक साथ एक एक चीजें ऐसी दी जा रही हैं जिससे मेजॉरिटी को ये फील हो रहा है। मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूं, मैं कोई कोर्ट का असम्मान नहीं करना चाहता, लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों के, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जितने लोगों को सुनते हैं उनमें से ज्यादातर लोग जिन गाड़ियों से आते हैं उन गाड़ियों का एक एक पूरे पूरे गांव का अगर राजस्व होगा तो उनकी एक गाड़ी की कीमत के बराबर नहीं आता, जिसमें वो बैठ के लोग वहां जिनसे सुप्रीम कोर्ट के लोग मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की टिप्पणियां जैसी सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, निशिकांत दुबे कहीं आगे तो बढ़ गए, अतिशय जरूर कहीं ना कहीं है, लेकिन वो नीचे से वो चुन के आते हैं, वो अपने वोटर्स की बात भी सुन रहे होंगे, क्योंकि आप लगातार आपने उर्दू जैसी भाषा के बारे में सुना होगा। अरे भाई, अगर उर्दू जैसी भाषा का वो, अगर आप ये कह रहे इसी कोर्ट में, इसके बराबर वाली कोर्ट पर मैं कह रहा हूं, अगर वो ऐसा है तो फिर आप बांग्लादेश की पूरी आजादी की लड़ाई को खत्म कर दिया आपने। बांग्लादेश को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बांग्लादेश बनता ही नहीं है ना। इंग्लिश ने इतने लंबे समय तक रोमन के साथ लड़ाई लड़ी, वो नहीं होती। मैं एक फैसले पे नहीं जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर ये गुस्सा फूट क्यों रहा है। हम जैसे लोग जो हर चीज को, हर फैसले को, एक छोटे छोटे फैसले आते हैं जिसमें फिर हम लोग बड़ा बड़ा हेडिंग लगाते हैं, न्याय की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिखाया। लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हैं, ये 2013 में, 1995 में ये पास कैसे हो गया? ये इतना बड़ा आप उसको हिंदू मंदिरों के साथ जोड़ रहे हैं। किस हिंदू मंदिर को ये राइट है कि वो किसी भी गैर धर्म के आदमी की जमीन पर वो कब्जा कर लेगा या कहेगा कि ये मेरी जमीन है, और उस आदमी को ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये मंदिर की जमीन नहीं है, और फैसला मंदिर ये पंडित जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाया। 1995 में जब परिवर्तन किए गए, 2013 में जब परिवर्तन किए गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों सोता रहा? तब इन्होंने समीक्षा क्यों नहीं की, न्यायिक समीक्षा क्यों नहीं की? अरे उसका तो उल्टा है साहब, 120 याचिकाएं लंबित हैं, और उनमें जो सबसे पुरानी याचिका लंबित है वो 2018 से लंबित है हाई कोर्ट्स में। और हाई कोर्ट से जब, अच्छा, इसमें मैंने स्वयं ने याचिका लगाई थी, तो आप पता है क्या कहा गया था मुझसे कहा गया था कि भाई ये पार्लियामेंट के लॉ के खिलाफ आप कैसे आ सकते हैं यहाँ कोर्ट में। अरे भाई, पार्लियामेंट का लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तभी तो आए। नहीं, ये तो पॉलिटिकल लिटिगेशन है, हम इसको खारिज करते हैं। अरे साहब सुन तो लो। नहीं, आप इसको ले जाइए, नहीं तो हम 5 लाख की कॉस्ट लगा देंगे। ये तो मुझको स्वयं को मेरी पिटिशन में सुनने को मिला। उसके बाद जब 120 याचिकाएं इतनी लग गई, तो जब कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, कि साहब इनको सबको एक जगह मंगवा लीजिए अपने पास में, या किसी एक कोर्ट में कर दीजिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी इनको नीचे से ऊपर आने दीजिए। तो भाई ये दोहरा चरित्र तो स्वयं नहीं दिखाया है ना जी। दरअसल मैं बहुत, मतलब आप उन सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन शायद दर्शकों को लगे कि ये गुस्सा ऐसे नहीं आ रहा। आप ये देखिए, हिजाब वाले फैसले को आपने गौर किया था, जिसमें ये कहा जज ने, एक अपना एक में कहने लगे साहब वो जो है उनको आप पढ़ने नहीं देना चाह रहे, हिजाब की वजह से उनको मदरसे जाना पड़ेगा या वो घर चले जाएंगे। आपको ये मालूम नहीं कि आखिर उसकी जेनेसिस क्या है। आप रिलीजन, यानी आप हर सारी चीजों की जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दें, हिंदू एक मेजॉरिटी को इतना ज्यादा वो कर दें कि जब उसके तोड़ने की बात आए, जब वो कहे, अगर पूरे समाज में कोई ये हिंदुत्व की तरफ से हिंदू लीडर, मैं ये नहीं कह रहा, वो धर्म की अगर कोई कह रहा है कि एक कुआं
एक शमशान, एक मंदिर, ये सब हो, तो जब वो ये बात कर रहा है, यानी वो अगर अपनी गलतियों से सबक सीखने की बात कर रहा है, तो आप तब जातियों के उस पर जाते हैं कि नहीं ये जातियों की समता। मुझे याद है मुजफ्फरनगर के एक लड़के के थप्पड़ मारने पे उस प्रिंसिपल, तब आपको स्वच्छ संज्ञान याद आ गया, आपने स्वच्छ संज्ञान लिया यहां बैठ के इसी कोर्ट में, और आपको ये याद नहीं रहा कि मुर्शिदाबाद में वो लड़के उनसे क्या क्या कह रहे हैं। आप एक भी आपके पास कोई गया 2021 के उन चुनाव के बाद, याद होगा संजय जी, आज तक वहां बहुत सारे गांव में आज तक नहीं वापस गए हैं लोग, जो आसाम भाग गए थे, जो अलग अलग भाग गए थे। आप कह रहे हो कि ये क्या था, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि ये, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए उन सब चीजों को, लेकिन जिन कोर्ट के जिन इन आदेशों से आम जनता यकीनन, मैं फिर कह रहा हूं कि राजनेता जो जो चुन के आते हैं, चाहे वो ये पार्टी है चाहे बीजेपी है, वो शायद अपनी वाणी को जो कह रहे हैं ओंकार जी, भले एक आध जगह कहीं हुआ होगा तो भी वो संयमित रख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, ये कोई भीड़ नहीं है जिसको वो लोग भक्त या अंधभक्त या फला कहते हैं। ये अलग बात है, जब कभी इस पर बात होगी दीन की दावत में, आप मुझे देंगे दावत, तब मैं जरूर उस पर बताऊंगा। लेकिन ये अलग अलग चीज है कि आप ये सोच के देखिए कि यहां ऐसे हालात में आम जनता, पूरे देश में जो जनता जिसने इस बात पे वोट किया है, संजय जी इस पे वोट मिला है पार्टी को, वक्फ के बिल पर वोट किया है जनता ने, आप जनता की आवाज के खिलाफ खड़े हो रहे हो। ठीक है, चलिए आपका कॉन्सेंस अच्छा होगा, तो आप ना तो जनता की आवाज में जानते हैं, ना आप जनता की आवाज में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज दोपहर सोच रहा था, तो आपका बाद में वो आया निमंत्रण, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या हम यहाँ इस हिसाब से देखें तो अंग्रेज जो कोई जज है अमेरिकन, वो ज्यादा अच्छे से जानता होगा सेकुलरिज्म या वो है, और उसकी इंग्लिश भी इनसे नफीस होगी, तो उसको क्यों नहीं बैठा दिया जाए? भाई इनमें क्या खास बात है, ऐसी क्या चीज है इनमें जो इनको हिंदुस्तान से जोड़ती है? पैदा होना, तो हम यहां से पैदा हुए किसी एग्लो इंडियन को बैठा दें, क्या जरूरत है फिर? आप भाई उस देश की कल्चर, उस देश के उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं ना। आपको उस देश में रैशनैलिटी हो, अगर ऐसा आप पे आरोप लगाओ, 2 और 2 4 के बाद ही 2 का पहाड़ा बना होगा ना, 2 और 5 2 दूनी 5 होता तो 5 के हिसाब से पहाड़ा बन जाता। हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले मेजॉरिटी को इस देश की, उनको अदालतों पे से यकीन खो रहे हैं। 10-11 आपने या मैंने तो क्राइम कवर किया उत्तर प्रदेश में, एक एक माफिया डॉन पर कवर किया, लगभग तमाम पर, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, कि 11 ने रेक्लूज किया था अतीक अहमद की, उसको 11 लोगों ने, तब नहीं लगा, जिंदा जलाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कभी कि उस केस को संज्ञान लिया कि नहीं लिया? कभी ये सोचा गया कि लड़की उठा के घर से लेके चले गए वो लोग, और उसमें, या फिर आप कभी ऐसा हुआ हो कि गवाहों पर जिंदा, मतलब सगे भाइयों के ऊपर तेजाब डाल दिया गया सिवान में, तो कभी संज्ञान नहीं लिया गया? ये सारे सवाल हैं जो आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे। मुझे लगता है मिलॉर्ड जो है मैरी लुई एंथोनी के अंदाज में है, और लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि पीछे भागती हुई जनता सवाल कर रही है, वो मांग नहीं रही है। लखीमपुर में तुरंत ले लिया गया। हाँ, आप एक एक लाइए, मैं कह रहा हूं कि आप मणिपुर में तुरंत सुओ मोटो हो गया। शो मोटो आप कर रहे हो। अरे साहब, वो तो अभूतपूर्व हुआ था। सबने खाए हैं थप्पड़, साथियों से थप्पड़ लगवाए जाते थे संजय जी, सबके लगते थे, मेरे तो कई बार लगे। धीरेन्द्र जी, पवन खेड़ा को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई थी। असम पुलिस जब गिरफ्तार करने आई थी, प्लेन में से जब उतारा था उसको, तो 2 घंटे के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत का जुगाड़ करा दिया था। हम आपकी उस पर मनसा पर, मैं चलिए मैं मानता हूं कि मैं आपकी मनसा पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके ज्ञान पे शक कर रहा हूं कि कम से कम हिंदुस्तान की भगवान की ज्ञान परंपरा को आप नहीं जानते हैं। उसको तो मैं कह रहा हूं कि आप जो जब ये कह रहे हो ना कि हिंदू मंदिरों में या हिंदुओं में कहो, तो मुझे लगता है कि आपको दोनों का, आप उनके जानने का दावा करते हैं कि हम उनको जानते हैं, जैसे अमूमन हम लोगों ने सारे लेफ्टिस्टों के आर्टिकल्स और उनकी किताबों को पढ़ा है उसमें, और दूसरा हिंदुइज्म को जानने का, न जानने के बावजूद आप उसके निष्णात होने का दावा कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी है संजय जी। जी, और दूसरी बात ओंकार जी, वो बेचारे दिनेश शर्मा ने तो कुछ कहा भी नहीं था खास।
और वो बोलते भी नहीं है। मैंने तो उनको बहुत कम बोलते हुए सुना है। वो जब मेयर थे तब भी उनकी यही थी कि वो बोलते बहुत कम है। जब वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, बहुत लोगों ने पूछा कि ये कैसे उप मुख्यमंत्री यहाँ बोलते ही नहीं है, कुछ करते हुए ही दिखाई नहीं दे रहे। इस मुद्दे पर अगर बोले हैं तो जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इन तीनों को इशारा तो किया गया था। उनको भी कहा गया होगा कि आप इस पर बयान दीजिए, क्या बयान दीजिए ये भी बताया गया होगा। और मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे, उनका बयान, उनका तो सबसे ज्यादा मारक बयान था। मणिपुर पर आप तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हैं, पश्चिम बंगाल आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा चीजें बड़ा अजीब सा किस्सा है। वो नहीं, कहते हैं कि एक साहब कि मनन सर मिश्रा का जो मनोनयन हुआ, जो नॉमिनेशन हुआ बिहार से, तो वहाँ के किसी बड़े नेता को हटा के हुआ, और वो जो हुआ उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश थी। और वो जस्टिस ये चंद्रचूड़ के खिलाफ बोल रहे। हाँ, वो तो मेरा कहना ये है साहब कि ये मामला जो है इतनी आसानी से अब सुलटने वाला है नहीं, जितना आसान दिखाई दे रहा होगा कुछ लोगों को या जेपी नड्डा साहब को दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे मसले को मुझे लगता है कि एक ठिकाने तक तो ले जाएगी सरकार। अब वो किस तरीके से लेकर के जाएगी, किस तरह आगे का डिजाइन किया है, दिमाग में क्या है रणनीति बनाने वालों के, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मसला यहाँ रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये तीसरा या चौथा प्रकरण है जब सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है या उसके मार्ग में बाधक बनने की कोशिशें हुई हैं। और एक पूरा गिरोह है जो तुरंत, मैं तो जब राज्यसभा में ये कपिल सिब्बल बोल रहे थे और बार बार सभापति अपने धनखड़ साहब उनको टोक रहे थे कि आपका टाइम हो गया, आप बैठिए, और वो जिस अंदाज में जिन पॉइंट्स पर बोल रहे थे, मुझे उसी समय लग गया था कि ये तो अपनी आगे की दुकान तय कर रहे हैं कि साहब मेरे पास आइए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। और देखिए वही सब गिने चुने चेहरे हैं जो अलग अलग ऐसे केसों में खड़े होते हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो चीजें सोशल मीडिया से लेकर के हमारे आपके बीच में प्राइवेट सब चीजें बातें होती हैं, और हम लोग तो अब प्रोग्राम में भी ये चीजें उठाने लगे हैं। मुझे याद है मैं 3 अखबारों में एडिटर की भूमिका में रहा और 2 अखबारों में तो संपादकीय में ही लिखता था। संपादकीय लिखते हुए कभी सुप्रीम कोर्ट पर कुछ लिखना होता था तो बड़ा सोच समझ करके लिखते थे, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक छवि थी। आज तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है सोशल मीडिया में भी, और जो आपके दूसरे सोशल मीडिया मंच हैं, फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स हो, आपका यूट्यूब हो, जितने भी मंच हैं वहां पर खुलेआम चर्चाएं होती हैं। इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? संसद से कानून पारित होते हैं। एक कानून पारित कराने के लिए कितनी लंबी चौड़ी कवायद करनी पड़ती है, कितनी मीटिंग्स होती हैं, किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है, फिर विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जाता है, फिर संसद में चर्चा, संसद में आने से पहले तो कैबिनेट के सामने रखा जाता है, कैबिनेट पास करती है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बहस होती है। इसमें तो 12-12, 14-14 घंटे की बहस हुई, रात को 2 बजे जाकर के मतदान हुआ है। और लोकसभा में 240 भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद होने के बावजूद इसको पारित किया गया, कराया गया। तो ये सारी जितनी लंबी चौड़ी कवायद होती है और आपको 1 मिनट लगता है उस पर स्टे करने में,
या बिना कारण बताए इस तरह के सवाल आप दागना शुरू कर देते हैं, तो लोगों में जो गुस्सा है साहब वो बड़ा वाजिब है। और मुझे लग ये रहा है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे क्योंकि इन्होंने पेंडिंग डाल दिए थे, और जो समिति बनाई थी कि आप किसानों के बीच जाइए, अलग-अलग संगठनों से बात करिए, रिपोर्ट दीजिए, उस रिपोर्ट में भी कह दिया गया कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, ये 88% किसानों के हित में थे। तो आपने पेंडिंग कैसे डाल दिए थे? तो कोई भी हो हल्ला कराइए, ऑर्गेनाइज कराइए, 10-5 जगह हिंसा करा दीजिए, आगजनी करा दीजिए, लोगों को मरवा दीजिए, लाठी गोली चलवा दीजिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवाइए और कानूनों को रोकवा दीजिए। यही तो मुर्शिदाबाद में किया गया है डिजाइन पूरा, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, हिंसा करवा दो, 10-5 लोगों को मरवा दो, और उसके बाद जो है मी लॉर्ड सब अपना प्रेशर में आ जाएंगे और उसको होल्ड पर डाल देंगे, और इकोसिस्टम ने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। तो मुझे लग रहा है संजय जी, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है या अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है कोई जानता नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि इस बार चीजें कंक्लूड तक जाएंगी। जी धीरेन जी, आज भी एक पिटीशन लगी है जो वेस्ट बंगाल वायलेंस में जिसने डायरेक्शन मांगी है, और उसमें आज काफ़ी कंफ्यूजन रहा कि भाई क्या थी वो, 356 थी या 355 थी। फाइनली पता चला कि वो 355 की एप्लीकेशन एक पुराना मैटर है, उसमें लगाई थी पश्चिम बंगाल में 355 के डायरेक्शंस इत्यादि जारी कराने के लिए, और विष्णु शंकर जैन थे उसमें। और पहले ये बताया जा रहा था कि वो हफ्ते भर बाद उसकी डेट दी गई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कल ही लग रही है, तो ये एक और टेस्ट केस आ गया। जी, मैं बता ही रहा हूं कि उस समय पूरी आइडल सिचुएशन थी। उस समय सरकार को डायरेक्शंस देनी चाहिए थी। चलिए, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट, कोई तो होता जो हजारों वो वीडियो थे सबके सामने, और वो वीडियो विचलित कर रहे थे, किसी भी आदमी को विचलित कर रहे थे, लेकिन तब किसी का अंतकरण नहीं जाग रहा था, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई हो, उसमें नहीं है। और अब उसी पर आप ये देखिए कि इतना लंबा समय दे दिया। वो जब से विष्णु जैन खुद बता रहे आपकी पिटीशन खारिज है, सब चीजें हैं, तो लगातार इस पर एक जनमत बन रहा था, इसके अगेंस्ट बन रहा था, और सब जगह से आ रहे थे, लेकिन आप इस पर नहीं तैयार थे, सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ, यहाँ आप ये जरूर बता रहे हैं कि 5 साल वाला तो छोड़िए, वक्फ बाई यूजर में आपको क्या दिक्कत है, तमाम चीजें, यानी आप एक एक डिटेल ऐसी पूछ रहे हैं जिस पर डिस्कशन हुआ है, कमेटी बैठी है, और वो जनता के ये चुनाव में बाकायदा ये मुद्दा रहा है। विपक्षियों ने इस पार्टी पर बाकायदा ये कहा कि ये आएगी तो परेशानियां होंगी, ये होंगी, तब भी लोगों ने इसकी सरकार बनाई। और दो, आप ये देखिए, अलग अलग चीजें इस समय टेस्ट में चल रही हैं। आप ये देखिए, अलग अलग जगह पर बाकायदा दंगे भड़काए जा रहे हैं, बाकायदा दंगे हो रहे हैं, और वो अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन। ये एक ताकत का नमूना है जिसको B.R. अम्बेडकर साहब पहले ही बता चुके थे कि किस तरह से लगातार वो ब्लैकमेल करेंगे, अधिकार देंगे, और आपसे अनावश्यक वो लेते रहेंगे, वसूलते रहेंगे, तो वो दर आपको। अच्छा, एक मजेदार बात ये है कि आप कई बार आप पढ़ते हैं तो बाबरी मस्जिद को लेके बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ऐसे ही याद आया कि जब ये जो मसूद अजहर है, जब पहली बार इंडिया आया, उसको भेजा गया था वहां से, जैश ने इसलिए भेजा था ताकि वो जो अंसार और उनके बीच में जो झगड़ा था, यानी जो ग्रुप था पाकिस्तान में, उनमें समझौता हो चुका था, हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। मतलब कश्मीर में वो आपस में लड़ रहे थे दोनों संगठन, पाकिस्तान में वो लोग मिल चुके थे। अब इसलिए जब वो आया तो पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर वो देवबंद गया। वही, चूंकि देवबंदी है तो देवबंद जो जाना ही था, देवबंद में वो जिनसे मिला अलग है, वो उसके इंटेरोगेशन में भी था। उसके बाद फिर वो अयोध्या जाता है, और वो अयोध्या में बाकायदा वहां खड़े होकर, चूंकि उसने इंट्रोगेटर को और उन सबको बताया था कि वो क्या कहता है कि हम कभी मानेंगे नहीं ये सब चीजें, हम कभी ये तय नहीं करेंगे, और एक दिन यहां आप देखोगे वापस।
और द सेम वर्ड के साथ आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठने वाले लोग, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली यानी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग वो सेम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप शब्दों का अंतर करते वक्त अगर मैं कहूंगा तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई इन दोनों के मिलाए शब्दों को एक साथ कर सकते हैं क्या? उनको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही वो बोल रहे हैं जो लोकतांत्रिक, और ऐसे ही वो आतंकी बोल रहा है जिस पे कांधार अपहरण कांड हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट अटैक और ये क्या नाम आपका पठानकोट अटैक, उसके बाद पुलवामा, ये सब जैश के हैं। मैं आपको सिर्फ भाषा की बात बता रहा हूं कि ये सब चीजें कोर्ट में नहीं उठाई जा रही, कोर्ट इन पर देख ही नहीं रहा, वो आपका सुनना नहीं चाह रहा है, वो ये देख नहीं रहा है कि हजारों क्विंटल सोना, हजारों किलो सोना पिघला के उससे पैसा वसूला जा रहा है, उस पे पैसा सरकार ले रही है, 17 से 18 करोड़ रुपए पर मंथ आप ले रहे हैं। अरे आपको अगर ये राइट देने हैं, पहली तो बात ये है कि ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर में तो फिर किसी माइनॉरिटी के राइट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी ने ये नहीं कहा, अभी तक ये कहना शुरू करना चाहिए था कि भाई 20 करोड़ माइनॉरिटी नहीं होते। पहली बात ये, दुनिया में 20 करोड़ 22 करोड़ कोई माइनॉरिटी नहीं होता किसी एक देश में, ये माइनॉरिटी हो ही नहीं सकती है। और जो माइनॉरिटी को लेके जब आप बात कर रहे हैं पेंडिंग होने की, संजय जी, तो कितने सालों से पेंडिंग है जरा बताइए? अश्वनी उपाध्याय की है जहां तक मुझे याद है, वो अल्पसंख्यक होने की, माइनॉरिटी की अलग अलग स्टेट्स में माइनॉरिटी वो मानने के लिए कितने साल हो गए इसको सुनते हुए, अब तक फैसला नहीं आया। कश्मीर में भी माइनॉरिटी वही है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तमाम जगह जहां 2-2, 2.5, उस पर सुनवाई नहीं है। आप जो फैसले आपको 15 कहा गया था कि जो ज्ञानव्यापी का फैसला है वो 6 महीने में दिया जाएगा, 16, 18 महीने, 20 महीने हो चुके। आप लगातार ऐसे 50 जगह हैं जहां आपने तोड़ के, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, सिद्धि मंदिर, आपको याद होगा पाटन में मंदिर है वो, राजा गुर्जर प्रति राजवंश का बहुत शानदार मंदिर था, जिसमें जब वो मस्जिद इसलिए कि इसकी वो करनी है, सफाई करनी है, उसमें जो दीवार सफाई करते हुए दीवार गिर गई, पता चला वो मंदिर है, आज भी वो बंद है, वो तब से आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही, मंदिर है वो कि वो, तो वो सारी सुनवाइयां पेंडिंग है। और रुद्रमहालय है ना, एक रुद्रमहालय, हाँ रुद्रमहालय वो अद्भुत। मैं अंदर गया, मैं कवर करने गया उसको, तो वहां अपना आराम से लॉक लगा हुआ और इसके अंदर जाना मना है। अरे भाई उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई जगह आप फैसला दे चुके कि वो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, वो कहीं भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, अपना नमाज पढ़ सकते हैं। मैं पूजा नहीं करूंगा, मेरे शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि शब्दों का बहुत ही अर्थ है, कम से कम ये भी इस्लाम से ही सीखना चाहिए, शब्दों के, जिहाद को, शहीद को, शहादत को, इन सबको हर आदमी को सुनना चाहिए। जालिम का शब्द तो आप ही ने मुझे समझाया था। जालिम जो काफिर है वही जालिम है। हाँ, और क्योंकि वो स्वीकार नहीं करता है दावा को, तो इसीलिए वो जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ने का हर को हक है। तो आप शब्दों को देखिए, वहां रुद्रमहालय में हजार, मतलब तब से आज तक वो पूजा तो बंद है साहब, आप तो पूजा कर नहीं सकते, और वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप लगातार एक मेजॉरिटी को ये करते जा रहे हैं, क्रश करते जा रहे हैं, हर तरफ करते जा रहे हैं। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने जो उर्दू वाला फैसला दिया, मैं बार बार वापस वही जा रहा हूं, संजय जी आप भी हंसेंगे, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदुस्तान की किसी भाषा को नहीं समझते हैं, तो यार हिंदुस्तान को कैसे समझते होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर तो आप उसी नजरिए से समझ रहे हैं ना जो कोई भी समझ रहा है। यानी आप ब्रिटेन में पढ़ के आते हैं और यहाँ आके बहस करने लगते हैं, आपको अदालत में मतलब आके आप, मुझे तो लगता है कि सारी, कम से कम जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या आपकी जुडिशरी है, इनके सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम 1 साल का प्रोबेशन तो किसी गुरुकुल इत्यादि में कराया जाए। वो तो जरूरी है ही, साथ में इनको 1 साल मदरसे में पढ़वा दिया जाए, अगर वो करना चाहते कम से कम। अगर जब तक आप फतवा आलमगीरी का मदरसे में जाने से मना कर देंगे साहब कि साहब के हमको अपने जो तो है पता चलेगा ना, क्योंकि पहनना पड़ेगा ना ऊंचा। देवबंदी और फतवा आलमगीरी पढ़ के बाहर निकले तो अच्छा तो लगे, पता तो चले लिखा क्या है, तब तो ये समझ में आए कि हिंदू बोर्ड और मुस्लिम बोर्ड का अंतर तो समझ में आए।
और बहुत मुश्किल है कि आप ये समझ ही नहीं रहे हो, देश की मेजॉरिटी, मतलब वो मेजॉरिटी जो गांव में, दरअसल संजय जी जो कह रहे हैं ना कि बड़ी तारीफें की, मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि मैं इसलिए तारीफें नहीं मानता हूं क्योंकि मुझे तो बाद में समझ में आना ये हुआ कि अगर आपने पहले जो फैसले लिए थे वो इसलिए समझ में नहीं आते थे लोगों के क्योंकि गांव तक बेचारे को अखबार पढ़ना मुश्किल था, उसको अखबार तो मिलता नहीं था। जो आपके फैसले जिनकी तारीफ लिखी जाती थी, जेसी का नो वन किल्ड्स जेसी का, वो सब यहाँ था। वो तो सोशल मीडिया ने इतना डेमोक्रेटिक्स और 1192 के बाद खोई हुई आवाज लोगों के गले में पहुंची है कि वो बोल पा रहे हैं, वरना आपको और मुझे भी ना पता चलता कि जो लोग, हजारों लोग, लाखों लोग रोज लिख रहे हैं कि ये जज कर क्या रहे हैं, और तो पुराने निकाल के ला रहे हैं, हमसे ज्यादा तो वो निकाल रहे हैं। और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। तो जो मेरे विचार से ये वाकई बहुत बड़े संकट का समय है उनकी उस पर। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप, हम लोग तो फिर भी बहुत ही संयत होंगे क्योंकि ये सारी चीजें हैं। आप किसी कस्बे के चौराहे पे जाइए, मैं मुजफ्फरनगर में गया था अभी, बल्कि ओंकार जी और मैं तो लगभग एक ही घर से हैं, एक ही इलाके से हैं, तो मालूम हो रही चौराहे पे क्या क्या बोल रहे हैं लोग। वो सीधा यही कर रहे हैं, वो सीधा पूछ रहे हैं कर क्या रहे हैं, ये तो नहीं करने का। मुझसे किसी ने कहा, मतलब मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि मैं उसके पूरी डिटेल देख ही रहा था, तो कह रहा कि नहीं नहीं सर ये वक्फ बाई यूजर नहीं होने देने के, तो सब यही और यही गड़बड़ है। वो ये भी बता रहे, मतलब मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ, ये एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए भी रोज नहीं, क्योंकि हम इनसे कम से कम ज्यादा लोगों से तो मिलते ही हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उससे ज्यादा लोगों से तो मिलते ही होंगे, सड़क पे लोगों से वो क्या कह रहे हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय से। तो बड़ा इस समय तो प्रॉब्लम है संजय जी। और इनको मुझे लगता है कि पॉलिटिकली चूंकि अभी वो दूसरी तरफ खड़े हैं और उनके पास अब कोई लड़ाई तो है नहीं। आप देखिए कांग्रेस का वहां देखिए आप अहमदाबाद में या तमाम जगह में, और चूंकि एक इकोसिस्टम तो है और इतना क्लियर कट हो गया, तो आप ये देखिए इतनी बुरी तरह हार हुई, इतनी बुरी तरह हार हुई थी कि वो अभूतपूर्व हार थी, है ना। उसके बावजूद आप देखिए अभी ये जो अधिवेशन हुआ था उसके तुरंत बाद वो चर्चित यूट्यूबर्स जिन्होंने लगातार पिछले 10 साल से मोदी को रात में सोने नहीं देते, उनके मुताबिक रात नहीं सोए मोदी, और अमित शाह रात भर टहलते रहे बंगले पे, और सुबह क्या हो गया उनको सब फोन करके बताते रहते हैं वो उन यूट्यूबर्स को कि भाई मैं सोया नहीं हूं और तुम कल सुबह ये हेडलाइन ले लेना। वो लोग अब फिर ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस जाग उठी है, गुजरात में अब क्या कुछ बदलने वाला है, अभी से बदलने लगा। अरे भी चुनाव आने तो यार, अभी तो हार के आए। तो मैं ये कह रहा कि एक इकोसिस्टम उनको क्रिएट कर रहा है, वो रोज मतलब आप धीरेन्द्र जी आप कैसी बात करते हैं, गुजरात तक मतलब वो अपना वेतन ना पाए। वेतन तो तभी मिलेगा ना जब गुणगान करते रहेंगे, भजन कीर्तन करते नहीं, रहेंगे, वो इसी तरह। होटल का बिल रह गया था पिछली बार का, वो भी तो लेना है। वो होटल का बिल चुकाए बिना भाग गई कांग्रेस, तो उसको देना था। संजय जी के, और संजय जी को दिलवाना चाहिए, इनके पड़ोसी राज्य का मसला था। हाँ, वैसे एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक ये इंटरेस्टिंग तो बात हमने मैं डिस्कस बता कर रहा ली, लेकिन मुझे जो हूँ विशेष जो रुचि है इस समय, सर, हाँ मैं आप, एक चीज मैं बोलना चाह रहा संजय सर बीच में रोक के, कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो अचानक याद आई कोर्ट पे। मैं कोर्ट पे नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट मुझे माफ करेगी, मैं जानता हूँ बहुत लिबरल है और मैं भी लिबरल हूँ। पंडित के लेखों से लगता है जैसे इस्लाम से उनका बहुत परिचय है नहीं। जानते हैं मोहम्मद इकबाल ने कहा जब नेहरू जो है उससे मिल के आए लाहौर में, उसके बाद ये वर्ड। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है, ये लोग जो है, ये क्या समझ के क्या ये समझ रहे हैं। मुझे लगता है कई बार तो ये मौलानाओं से ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने इस्लाम। मुझे कई बार ये शक होने लगा कि जो वहां लिखा नहीं इन्होंने पढ़ लिया। ये तो साहब, ये तो बहुत ही है, नेहरू जी की जो संतानें हैं वो सुनेंगी तो उनको तो बहुत ही अधिक दुख होगा। नहीं भाई, ये तो उनके उनकी किताबों में लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये उन्हीं के आदमी ने लिखा है साहब। त्रिपुर दमन सिंह आदिल हुसैन की किताब है साहब, मेरा कुछ नहीं, उसमें इकबाल और नेहरू के बीच के पत्रों का है। लेकिन ये बताएं साहब, ओंकार जी, ये राहुल गांधी वापस क्या करने गए हैं यूएसए में?
अरे साहब, उनकी बड़ी भारी डिमांड थी वहाँ। कई उद्योगपतियों ने उनका जीना हराम कर रखा था। व्हाट्सएप कर रहे थे कि प्लीज आप आइए, हमें डिस्कशन करना है। और 3 राज्यों में ले दे करके इनकी सरकार है। अच्छा, डिस्कशन भी करना है अगर उद्योगपतियों को, तो वो मुख्यमंत्रियों से करेंगे। राहुल गांधी से किस कैपेसिटी में वो डिस्कशन करेंगे? जिस तरह की हवा बनाई जा रही है कि उद्योग जगत के कुछ चेहरों से उनकी मुलाकातें हुई है, अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से मुलाकातें हो रही हैं, फला यूनिवर्सिटी में जाकर के संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे कर रहे हैं। उस जिस यूनिवर्सिटी में गए उसकी तो फंडिंग बंद कर दी ट्रंप ने। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आता है कि जब इनके आका दुम दबाए बैठे हैं और उनकी सांस ठीक से नहीं आ पा रही है, तब ये क्यों गए हैं वहां पर? तो मुझे लगता है कि ये संजय जी, अब वो शब्द का इस्तेमाल भी करते हुए थोड़ा सा हिचक होती है हमारे जैसे लोगों को, लेकिन पूरी तरीके से कुंठित हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन अभी का, अभी अभी इतना अच्छा इंटरव्यू दिया संदीप दीक्षित को, सुना नहीं आपने? मैं सुना नहीं वो, कुछ उसके अंश जो सोशल मीडिया पर आए हैं बस वो ही मैंने देखे हैं। कई बार क्या होता है कि मेरा साहस थोड़ा डिग जाता है जब मैं दो महान विभूतियों को एक ही फ्रेम में देखता हूं, तो मैं सुन नहीं पाता वो। मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि क्या क्या बकैती की गई होगी, तो इसलिए मैं देखता ही नहीं है ऐसी चीजों को। मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करने वाली चीज है। राम, मैंने तो राहुल गांधी से कहा मुझको इंटरव्यू दे दो, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो वो आपको क्यों देंगे? रवीश कुमार फिर भी प्रार्थना पत्र भेजें तो वो सोच सकते हैं। अब तो तो उन्होंने राजदीप को भी घास डालना बंद कर दिया। कई लोगों को बताते हैं कि इधर, क्योंकि राजदीप वो सौरभ द्विवेदी के प्रोग्राम में जो है कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, तो अब कांग्रेस वाले भीतर ही भीतर नाराज भी हैं। अच्छा, ये कब हुआ? ये है पिछले करीब करीब 1 डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ इन चीजों को, कि राजदीप जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस होने की कोशिश करता है और फंस जाता है, और वो सौरभ द्विवेदी उसको छोड़ता नहीं है। अभी पिछले दिनों कुछ वो कह रहा था उसके शो में कि साहब सांसदों ने अपने वेतन बढ़वा लिए, सैलरी तो बढ़ गई। उसने कहा कि बहुत मुबारक हो, आपके घर का रेवेन्यू बढ़ गया। तो उसने कहा कि बिलो द बेल्ट जा करके आप जो है हमले कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं, आप क्या इससे नाराज हो गए क्या? भाई, आपकी पत्नी सांसद है, उनका भी वेतन बढ़ा होगा। तो फिर बल्कि सौरभ द्विवेदी तो बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे का कलाकार है ना, उसने कहा कि जब आप मेरे साथ खड़े होते थे तो आप कहते थे कि साहब पहले हर तरह की मजाक कर ली जाती थी, लोग नाराज नहीं होते थे, और आजकल जो है वो टॉलरेंस लेवल जो है वो 0 हो गया है। तो बोला कि आप भी उसी श्रेणी में पहुंच गए क्या? तो राजदीप की अच्छी खासी खिंचाई। लेकिन ये समझ से बाहर की बात है कि अमेरिका जा करके आप महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हो, दिल्ली में बैठ के बात कर लो। और दिल्ली में अब बैठ के वही तुम घिसी पिटी बात कि साहब 5:30 एक था। अरे भाई, 5:30 कौन से फाइनल फिगर आ जाते हैं? हमने सबने कराए, तो सबको निर्देश है कि भाई 5:30 जो आपका जो लास्ट है वो जो भी अप्रोक्सीमेट हो, तो सब जाके कोई एक्यूरेट फिगर नहीं देते, सब अप्रोक्सीमेट देते रहते। वो जो ये भी होता है वो फ्रस्ट्रेशन, अप्रोक्सीमेट फिगर होता है, जो फाइनल में जाके टैली होता है लास्ट में। और ये तो बिल्कुल। डिबेट वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने बाकायदा दोनों चुनाव का अंतर करके बताया था कि कितने वोट तब पड़े थे, कितने बढ़े थे। 48 लाख, उन्होंने 38 लाख बढ़ाए थे पिछली बार। उस समय क्या जो यूथ का अंतर, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने सबने बाकायदा कर दिया। लेकिन बस आपको यकीन नहीं आ रहा। दरअसल कई बार क्या होता है कि मुझे तो सर्वेंटीज के उसकी डॉन क्विक्योटे को बहुत पसंद थी किताब वो, लेकिन वो हिंदी में बहुत बार लिखा गया कि वो पवन चक्कियों पे हमला कर देता है कि ये जो है 7 दैत्य हैं। कई बार उसको लगता है वो Tilting at the windmills. हाँ, विंड मिल्स पर अटैक करता है वो।
और ऐसे ही वो सारे साम्राज्य जीत के जाने किस डेल्सिनिया को भेंट करता है, तो वो साम्राज्य जीत रहे हैं लगातार। वो क्या है साम्राज्य, क्योंकि युद्ध तो कभी के खत्म हो चुके, वो समझ नहीं पा रहे। इनके बारे में योगी जी का जो बयान था, जिसमें नमूने बताया था, मुझे वो बड़ा सटीक लगता है कि ऐसे नमूनों की भी जरूरत है। तो ये नमूने ही हैं, समय समय पर लगातार उस परिभाषा को प्रमाणित भी करते रहते हैं, और वहां जाकर के यही कर रहे हैं। दरअसल कुछ कई बार मुझे लगता है संजय सर कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनता जब बीजेपी से थक जाएगी तब वो किसको देगी, इसकी लड़ाई आपस में लड़ रहे कि कहीं ये दूसरे को ना दे दे, तो मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। वो जनता, वो अपने से कोई काम करने की जरूरत उनको नहीं लग रहा। उनको लग रहा कि ये जितने भी मोदी जी, योगी जी या ये सब आपस में जो जंग करा देंगे यूट्यूबर्स, उन जंगों के बाद जनता नाराज हो जाएगी और तब जनता एक दिन फैसला लेके आएगी, गले में माला लेके, तो हम सब तैयार रहने चाहिए उस समय कपड़े पहन के। क्योंकि आप इशू पे बात नहीं कर रहे हो, ये इलेक्शंस पे आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप अलग जगह सब जगह लड़ चुके, सब जगह फाइनल हो चुके। आप जनता को समझाओ ना यार, जिसको समझने की जरूरत है उसको समझाओ, उसके अलावा आप सबको समझा रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। वैसे इनके एक सलाहकार योगेंद्र यादव कहाँ है धीरेन जी, कुछ आपको जानकारी है? दरअसल वो दरअसल उनपे वैसे असर तो कुछ होता नहीं था, लोग कहते थे बड़े चिकने हैं, है ना। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस बार के चुनाव में जो हरियाणा में उन्होंने जितने ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा आगे निकल गए थे वो हरियाणा चुनाव में, और उनको यकीन था कि वो उनके लेकिन आंधी और सुनामी हाँ, तो वो जो है इतने ज्यादा निकल गए थे कि लोग अब जो है उनके ही लोगों ने कहा होगा कि अब आप रुक जाइए थोड़े दिन, अब ये हमको शांत रहने दीजिए। वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालांकि बीच में 1-2 जगह मैंने देखा उनकी बातचीत कुछ बड़े, उनको दरअसल जिस आदमी ने ये सलाह दी थी कि धीमे बोलो आपको विद्वान मान लिया जाएगा, तो उस समय वो राय बिल्कुल सही थी। उस समय वो बिल्कुल सही राय थी, क्योंकि हम ये मानते थे जब ये बहुत धीमे धीमे बोलते थे कि आप अरे भाई बहुत विनम्र आदमी हो, और ये जो बोल रहा है मतलब कई बार हमको लगता था कि ये शरीर जो है, बुद्धि ने शरीर का रूप धारण कर लिया, बाकी कुछ नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण बुद्धि है वो। और लेकिन धीरे धीरे कहीं भी एक भी बार, और शुरुआत में तो उनको ये माना जाता था कि साहब इन्होंने कह दिया तो चुनाव यही हो गया, ये फैसला लिख दें, साइन कर दें, तो सीधा जाके शपथ ले लेगा आदमी, वो चुनाव लड़ने नहीं जाएगा। ये हालत थी इनकी साहब की। और एक भी चुनाव कम से कम मैं तो देख रहा हूँ लगातार तब से आज तक उनको, और किसानों का मसला हो या किसी का हो या तमाम जनता, अरे भाई जनता बागी हो गई, ये गाने गाने लगो। ये उस तरह से कर रहे हो ना, वो कौन सी वो फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, आमिर खान की एक मूवी थी ना जिसमें क्या वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो जो है वो विद्रोह कर देते हैं, ध्यान नहीं आ रहा नाम आपको, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को और धीरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।